इरसा हुआ। मुल्क फारिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहम दिल और इंसाफ पसंद था। उसका बेटा रहमान भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर शिकार के लिए जाया करता था। एक रोज गर्मियों का दिन था और बादशाह का शिकार पर जाने का दिल चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतजामात हो गए और बादशाह शिकार के लिए रवाना हो गया। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। इसने कई शेर, चीते और 12 सिंहों का शिकार किया। शाम हुई तो सब वापसी की तैयारी करने लगे। अभी आधा सफर भी तय न किया था कि रास्ते में बादशाह को एक निहायत खूबसूरत हिरन नजर आया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान में चढ़ाया और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर तीर कमान से निकला और उधर हिरन चौकड़ियां भरता हुआ भाग निकला। निशाना खुता हो गया तो बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने घोड़े को ईड़ लगाई और हिरन के ताक़ुब में चल पड़ा। मुहाफिज और वुज़रा भी बादशाह के पीछे लपके, मगर बादशाह के घोड़े की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो सबकी नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर लेकर निशाना लगाया, मगर एक भी हिरन को न लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, मगर वो क्या कर सकता था। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और ईड़ लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। बादशाह चौंक उठा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और सुनसान जंगल में औरत कहां से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबराया कि कहीं कोई भूतनी या चड़ील तो नहीं, मगर फिर उसे ख्याल आया कि शायद कोई मजबूर औरत हो। रोने की आवाज करीब से ही आ रही थी। बादशाह घोड़े से उतरा और लगाम थाम कर इस तरफ चल दिया। दरख्तों के झंड के करीब एक पुराना कनवा था और उसके मंडेर पर एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद और सुनहरी बाल थे और उसने फट्टे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह उसके करीब गया और नरमी से बोला, ऐ खातून, तुम कौन हो और इस कनवे पर बैठकर क्यों रो रही हो? मैं उस मुल्क का बादशाह हूं। मुझे बताओ, किसने तुम पर जुल्म किया? औरत ने अपने आंसू पूंछे और बोली, ऐ बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूं। मेरा बाप मर गया तो मेरे चचा ने हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे उस जंगल में जंगली जानवरों का लुकमा बनने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को इसकी हालत पर रहम आ गया। उसने उसे अपनी मुल्का बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसकी पहली मलका कई साल पहले फौत हो चुकी थी। बादशाह ने इस औरत को घोड़े पर बैठाया और वापसी के लिए चल पड़ा। थोड़ी दौर ही चला था कि उसके वुज़रा और मुहाफिज मिल गए। बादशाह उनके साथ महल लौट आया। जो औरत बादशाह के साथ आई थी, उसका नाम नगीना था। अगले रोज बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलका नगीना बन गई। घर घर घी के चिराग जलने लगे। अमीर, गरीब, हर खास व आम खुशियां मना रहा था। कई रोज तक बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया गया। शहजादा रहमान भी बहुत खुश था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। नई मलका के आने के कुछ रोज बाद बादशाह बीमार पड़ गया और दिन बह दिन कमजोर होता गया। शहजादा रहमान, वुज़रा और तमाम दरबारी परेशान हो गए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, मगर कोई फायदा ना हुआ। बिलाखिर बादशाह इतना बीमार हुआ कि चारपाई से लग गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। शहजादा रहमान परेशान होकर बेचैन हो उठा कि क्या करे। दौड़ दौड़ के मुआलजीन से हकीम बुलाए गए, मगर बीमारी का इलाज तो एक तरफ, किसी को यह भी न पता चला कि मर्ज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया था और आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे। शहजादे ने फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े नुजूमी के पास जाना चाहिए ताकि पता चले कि बात क्या है। ये नुजूमी शहर से बाहर एक पहाड़ी गार में रहता था। शहजादा रहमान उसके पास पहुंचा तो नुजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ऐ शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह मलका है। शहजादा अच्छल पड़ा, यह कैसे हो सकता है? नुजूमी बाबा, मैं तुम्हारी बात ना समझा। नुजूमी ने कहा, ऐ काबिल एहतिराम शहजादे, मेरा इल्म कहता है कि मलका कोई इंसान नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागीन है। जब कोई नाग 500 साल का हो जाता है और उन 500 सालों में किसी इंसान की नजर उस पर न पड़े तो उसे ये ताकत मिल जाती है कि वो जब चाहे
किसी इंसान या जानवर का रूप धार सकता है। मलका भी ऐसी ही एक नागिन है और अब वो थोड़ा थोड़ा करके अपना जहर बादशाह। शहजादा रहमान परेशान होकर बोला, नजूमी बाबा, एक बात समझ नहीं आई। अगर आपकी बात दरस्त है तो इस नागिन की बादशाह से क्या दुश्मनी है कि वो उन्हें मार डालना चाहती है। नजूमी ने दोबारा हिसाब किताब लगाया और बोला, शहजादे हुजूर, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक नाग को हलाक किया था। वो काला नाग इस नागिन का भाई था और अब वो उसका बदला ले रही है। अगर नागिन चाहे तो एक ही बार बादशाह को डिस कर उनका काम तमाम कर सकती है, मगर वो थोड़ा थोड़ा जहर देकर बादशाह को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। ये सुनकर शहजादा गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने फौरन तलवार निकाली, हवा में लहराई और बोला, मैं उस नागिन को अभी जाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ी चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वो आपको हरगिज़ नहीं छोड़ेगी और आपको डिस लेगी। शहजादे ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी ने कहा, तुम उसे सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हो जब वो नागिन के रूप में हो। तुम्हारा तीर सीधा नागिन के फन में लगना चाहिए, और याद रखो, अगर तीर निशाने पर ना लगा तो तुम नागिन के गुस्से से नहीं बच सकोगे। वो तुम्हें डीस कर हिलाक कर देगी। शहजादे ने सवाल किया, मगर बाबा, मैं उस नागिन को नागिन के रूप में आने पर कैसे मजबूर कर सकता हूं? नजूमी ने मुस्कुराकर कहा, उसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा की पोटली देता हूं। तुम आज रात खाने के वक्त इस पोटली को पानी में मिलाकर मलका को दे देना और बादशाह के ख्वाबगाह में मौजूद पानी की सराही खाली कर देना। ख्वाबगाह को बाहर से ताला लगा देना। इस दवा से आधी रात के करीब मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा तुम अपनी आंखों से देख लोगे। मगर एक बात याद रखना, ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। मलका को जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। शहजादे ने नजूमी से दवा की पोटली ली और कहा, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा। ये कहकर शहजादा महल वापस आ गया। रात हुई और खाने का वक्त आया तो शहजादे ने बड़ी होशियारी से दवा मलका के पानी में डाल दी। मलका को पता ही न चला और उसने वो पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद शहजादा उठ खड़ा हुआ। मलका ने हैरत से पूछा, क्या बात है शहजादे, आज तुमने खाना बहुत कम खाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शहजादे ने जवाब दिया, जी हां, बस आज भूख कुछ कम थी, आप इत्मीनान से खाएं। ये कहकर शहजादा बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही वो बादशाह के ख्वाबगाह की तरफ भागा और सराही का पानी खाली कर दिया। उस काम से फारिग होकर शहजादा ख्वाबगाह के सामने वाले कमरे में जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद बादशाह और मलका ख्वाबगाह में चले गए। शहजादे ने बाहर से ताला लगा दिया और खुद तीर कमान लेकर रोशनदान में जाकर बैठ गया। बादशाह और मलका बस्तर पर सो रहे थे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मलका अचानक उठी। उसे शदीद प्यास लग रही थी। वो उठी और सराही से पानी लेना चाहा, मगर शहजादे ने सराही खाली कर दी थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलना चाहा, मगर दरवाजा बंद था। शहजादा रहमान रोशनदान के करीब बैठा ये सब मंजर देख रहा था। दवा के असर से मलका को इतनी शदीद प्यास लगी कि उसका मना खशक हो गया, गोया हल्क में कांटों का जंगल लगाया हो। मलका परेशान हो गई कि कहां से पानी लाकर प्यास बुझाए। ख्वाबगाह से एक गंदी नाली बाहर जाती थी जो गंदे पानी को निकालने के लिए बनाई गई थी। मलका ने फैसला किया कि नागिन बनकर उस नाली के रास्ते बाहर जाकर पानी पीना चाहिए। वो दब्बे पांव बादशाह के करीब आई। बादशाह गहरी नींद में था। जब मलका को इत्मीनान हो गया कि बादशाह बेखबर है, उसने जमीन पर एक लोट लगाई और अगले ही लम्हे फर्श पर मलका की जगह एक काली नागिन मौजूद थी। शहजादे ने यह मंजर देखा तो कांप उठा। नजूमी ने ठीक कहा था, नागिन की सियाह खाल चमक रही थी। वो लहराती हुई नाली से बाहर निकल गई और शहजादे को तीर चलाने का मौका न मिल सका। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा और घूमकर बाग में पहुंच गया। उसे यकीन था कि नागिन मलका बाग के तालाब में पानी पीने गई है। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। शहजादे का ख्याल दरअसल था, नागिन वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद नागिन ने जोरदार फौंकार मारी।
शहजादा ऐसी जगह छिपा था कि नागिन के फन का निशाना न ले सका। नागिन कुछ देर घास पर लहराती रही, फिर एक समत चल पड़ी। इसका रख ख्वाबगाह की तरफ न था, बल्कि वो महल से बाहर जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे चल रहा था। महल से निकलकर वो इस रास्ते की तरफ बढ़ी जो जंगल की तरफ जाता था। शहजादा बड़ी होशियारी से उसका ताक़ब कर रहा था। चांदनी रात होने की वजह से नागिन नजर आ रही थी, वरना अंधेरे में उसका पता न चलता। नागिन एक घने जंगल में पहुंच गई और वहां जाकर उसने जोरदार फोनकार मारी। इसके जवाब में गार के अंदर से एक और नाग की फोनकार सुनाई दी। ये कैसी फोनकार थी? गोया कई देगचियां एक साथ चौल्हे पर सनसना रही हूं। फोनकार के साथ झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाज आई और फिर एक बहुत बड़ा ईधा नाग गार से निकल आया। वो नागिन के सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन मुस्ती से झूम रही थी और शेष नाग की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी दो शाखा जबान बजली की तरह लपल पा रही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर नाग और नागिन एक दूसरे से लपट गए और नाचने लगे। शहजादा रहमान एक दरख्त की शाख पर चढ़कर बैठ गया था। वो ये खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में था और वो मुनासिब मौका की तलाश में था। काफी देर नाग और नागिन एक दूसरे से लिपटे रहे, फिर कुछ देर बाद वो अलग हो गए। शेष नाग गार में वापस चला गया और नागिन भी वापस जाने के लिए मड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतजार था। नागिन का चिपटा सर उसकी आंखों के सामने था। शहजादे ने अल्लाह का नाम लिया, तीर कमान में चढ़ाया, निशाना बांधा और तीर छोड़ दिया। हुआ को चीरता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ फन झटके के साथ पीछे गिरा। वो दर्द भरे अंदाज में फोनकारती और बल खाती रही। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, मगर वो आधे इंसानी रूप में आई कि उसकी जान निकल गई। नागिन की फोनकार सुनकर शेष नाग गुस्से भरे अंदाज में फोनकारता हुआ गार से निकला। उसके मुना से शाले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर राख कर रहे थे। शहजादा रहमान इस दौरान नया तीर कमान में चढ़ा चुका था। उसने नाग की सीधी आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर एन निशाने पर बैठा। नाग बरी तरह बल खाता हुआ लिपटा। शहजादे ने दूसरा तीर निकाला और उसकी दूसरी आंख पर छोड़ दिया। शेष नाग अंधा हो चुका था, उसे कुछ नजर न आ रहा था। वो दर्द की वजह से अपना फन दरख्तों और पत्थरों पर मार रहा था। शहजादे ने तीसरा तीर जलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतराया। आधी इंसान और आधी नागिन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार के अंदर जाकर देखा कि कहीं कोई और नाग तो नहीं, मगर वहां इंसानी ढांचों का ढेर लगा था जिन्हें नाग डिस कर उनका गोश्त नोचकर खा चुका था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए नाग का सर चीर कर उसका मानी निकाल लिया। सांप का मानी एक बड़े हीरे की तरह चमकदार होता है और उसमें यह खासियत होती है कि वो जहर चूस लेता है। शहजादे ने शेष नाग के मानी को जेब में डाला, मरी हुई मलका को गोद में उठाया और महल की तरफ चल दिया। जब वो महल पहुंचा तो रात की तारीकी छुटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने शहजादा रहमान को मलका को उठाए देखा तो हैरान रह गए, और जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है तो उनकी चीख निकल गई। शहजादा रहमान बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर सविया था। शहजादे ने बादशाह को जगाया और सारी कहानी सुना दी। ये कहानी सुनकर दहशत के मारे बादशाह लर्ज़ उठा। इस ख्याल ने ही उस पर कपकपी तारी कर दी कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलका बनाए हुए था और उससे शादी कर रखी थी। यही नागिन का जहर था जिसने उसे बीमार किया था और वो अपने नाग भाई की मौत का बदला ले रही थी। बादशाह ने शहजादा रहमान को गले से लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर उस नागिन को हलाक किया और मुझे नई जिंदगी दी। शहजादे ने सिर झुकाकर कहा, आबा हुजूर, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छी औलाद की यही निशानी होती है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। ये कहकर शहजादे ने जेब से शेष नाग का मानी निकाला और बादशाह के मुना से लगा दिया। मानी ने नागिन का सारा जहर चौस लिया और बादशाह अच्छा भला हो गया। इसी वक्त नागिन का जिस्म चढ़ चढ़ की आवाज के साथ जलने लगा और कुछ देर बाद वहां राख के ढेर के सिवा कुछ ना रहा। बादशाह ने शहजादे को अपने तख्त पर बैठाया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि
हिम्मत और बहादुरी। शहजादा रहमान ने हिम्मत और अक्ल से एक खतरनाक नागिन का मुकाबला किया और अपने बाप की जान बचाई। सच्चाई और फर्ज। अच्छी औलाद अपने वालिदीन के लिए हर मुश्किल हालात में फर्ज निभाती है। अल्लाह की मदद। जब इंसान सच्चाई और नेक नीति से काम करता है तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। चालाकी का इंजाम। नागिन ने चालाकी से बादशाह को नुकसान पहुंचा। अगर आपको सौर मुराल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाजें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी सौर मुराल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कसीरा।